का जो मार्केट जो चल रहा है, आप कैसे देख रहे हो? आज तो बहुत ऑल फ्रंट पे हमको भारत के बारे में अच्छे न्यूज़ ही मिल रहे हैं। जैसे कि अपनी इकोनॉमी बढ़ रही है और जीडीपी भी के जो डेटाज़ आए हैं वो उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे नंबर्स आए हैं। जो यूएस फ्रंट से जो चिंता थी वो भी अभी टेम्परेरीली रिजॉल्व होती दिख रही है। कैसे देख रहे हैं अभी मार्केट के लिए कैसा माहौल बनता हुआ आप आगे जाके देख रहे हैं? देखिए, ये अभी एक रीइंफोर्समेंट हुआ क्योंकि ऐसा नहीं था कि मार्केट कोई बैड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रही थी। मार्केट तो गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रही थी, उम्मीद से ज़्यादा गुड न्यूज़ आया है इकोनॉमी के ऊपर। मगर मार्केट की सोच ऑलवेज फ्यूचर के बारे में होती है। ये जनवरी टू मार्च की जो आंकड़े आए हैं वो पास्ट वाले डेटा हैं। तो अर्निंग सीजन की बात करें तो देखिए करीबन 16% ईपीएस ग्रोथ था। तो जीडीपी ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% के आसपास आया है। तो क्वार्टरली, मगर ईपीएस ग्रोथ 16% है, यानी स्टॉक मार्केट की कंपनियां ब्रॉडर इकोनॉमी से बेहतर कर रही है। कारण क्या है इसमें? क्योंकि एग्रीकल्चर जो 5.5% की ग्रोथ है वो ज्यादातर स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो इस नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर जैसे सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाली कंपनीज के अर्निंग्स आपको दिखा रहे हैं कि एक्टिविटीज जैसे कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे जो हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ आई है वो एक रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि ईपीएस ग्रोथ से वो ऑलरेडी दिख रहा था। अब आने वाले दिन की सोच में क्या है कि मार्केट डाइजेस्ट कर रही है कि एक कंजम्पशन के नंबर्स में भी इतने ज्यादा नहीं बढ़े थे जितना उम्मीद था। वो एक चीज था। सेकंड, शायद इलेक्शन का सीजन है तो शायद गवर्नमेंट भी कैपेक्स से अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, कुछ गिव अवेज, फ्री बीज, क्योंकि कर्नाटक इलेक्शन का रिजल्ट के कारण शायद गवर्नमेंट में थोड़ी बहुत बदलाव एक इलेक्शन के माहौल में थोड़ी, तो उसके कारण एक दो अच्छी चीज होगी। एक होगी कि कंजम्पशन, क्योंकि अगर लोगों के थ्रू डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज रिलीज करती है तो कंजम्पशन का बूस्ट मिल सकता है, वो एक बात होगी। सेकंड चीज होगी कि गवर्नमेंट की ओर से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर शायद थोड़े कम हो, फिर भी प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स तो अच्छा काम काज कर रही है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट देख सकते हैं हम। और फाइनल बात यह है कि मार्केट के लिए ये खास खबर भी देखने की जरूरत है, क्योंकि यूएस में डेट सीलिंग की बात तो अभी टाल गई, समझिए सेनेट भी पास हो जाएगी बात। मगर ओवरऑल यूएस की स्लोडाउन और रिसेशन के कारण शायद इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं, मगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट शायद में उतना ग्रोथ होगा कि नहीं। अब मार्केट की सोच आने वाले दिन की बात है, और मॉनसून का फोरकास्ट अब तक ठीक दिख रहा है, बट प्ले आउट कैसे होगा वो सब चीज के ऊपर अभी ध्यान मार्केट देगी। तो मैं कहूंगा कि एक क्लोज नंबर्स को फॉलो करेगी मार्केट, और उस हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है कि एफआईएस ने भी मार्च 15 के बाद आपने देखा कि करीबन 55,000 करोड़ की खरीदारी करी है इंडियन मार्केट में, और उसलिए मार्केट अभी राइजिंग ट्रेंड पे था। तो क्लियरली एफआईएस भी अच्छे न्यूज को एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बाकी देश के ग्रोथ के कंपैरिजन में इंडिया का तो ऑलवेज हायर दिख रहा है, तो अलोकेशन ऑफ कैपिटल एफआईएस के थ्रू आ गया है। तो वो भी जारी रहेगा मेरे ख्याल से। मगर जैसे मैं कहूंगा मार्केट में थोड़ी भी ये इंटरनेशनल अनसर्टिनिटी पूरी चली नहीं गई है इन टर्म्स ऑफ द स्लो डाउन एंड द रिसेशन। तो उसको मन में देखते हुए मैं थोड़ा, वॉलेटिलिटी तो जारी रहेगा मार्केट में 2-3 महीने के लिए, मगर एक बॉटम को प्रोटेक्ट करने वाली चीज है डोमेस्टिक फ्लोस। तो मैं हम्म। ज्यादा गिरावट नहीं देख रहा हूँ मार्केट में, बट बढ़त के लिए सबसे अहम चीज इंडिया के लिए होगी तेल का दाम, क्योंकि हम्म। इंडिया 83% अपना तेल इंपोर्ट करती है। तो तेल के दाम को ट्रैक करते हुए ही एफआईआई फर्दर एलोकेशन, स्पेशली जिसका शॉर्ट टर्म आउटलुक है, वो तेल के ऊपर ज्यादा अपना ध्यान देते हैं। और अगर तेल के दाम में गिरावट दिखा तो और भी हम एफआईआई के फ्लोज की वापसी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। मेरे गणित में जो मैंने देखा है कि कोविड के बाद जो पैसा आया उसमें से अभी भी करीबन 1.5 लाख करोड़ पैसा एफआईआई का आना बाकी है इंडियन मार्केट के अंदर। तो वो एक ऑयल प्राइस डिपेंडेंट फ्लो होगा। अगर तेल की दाम स्टेबल रहती है तो शायद थोड़े थोड़े फ्लोज आएंगे, बट गिरावट में दिखती है ईजिंग से ऑयल प्राइसेस के टाइम में आप ज्यादा पैसा इंडियन मार्केट में निवेश करते हुए देख सकते हैं फॉरेनर के थ्रू। एब्सोल्युटली। तो एक फेवरेबल सिचुएशन इंडिया के लिए अभी हो रही है, भारत के लिए हो रही है। लेकिन सुनील जी, अगर हम समझना चाहें तो ऑफ कोर्स जो जीडीपी नंबर्स है वो दिखा रहे हैं कि कैसे हम लीड कर रहे हैं अभी, सिर्फ इमर्जिंग मार्केट्स में नहीं। आई थिंक हम हमारा जीडीपी लेवल देखें तो आई थिंक पूरा वर्ल्ड में अभी सबसे ज़्यादा हमारा है, हम लीड कर रहे हैं।
लेकिन जो अभी के लिए जो सिचुएशन बन रही है वो कायम कर रखने के लिए भारत के लिए और अगर हमारे नंबर्स अगर देखें तो जो सरकार है जो वो अच्छे से कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, एक मैक्सिमम किया है उन्होंने, और आगे जाके हम प्राइवेट का भी इतना ही पार्टिसिपेशन देखेंगे इंफ्रा को बिल्डअप करने के लिए। लेकिन जो वरीसम है वो है प्राइवेट कंजम्पशन, जो वहाँ डिमांड आती हुई नहीं दिख रही है, एक 2% की है, वहाँ बूस्ट आना कितना ज़रूरी है। और वीज़ अपने मार्केट्स के लिए भी वो कितना ये फैक्टर डिपेंडेबल है, क्योंकि लिक्विडिटी रहेगी तो मार्केट में भी ज़्यादा पैसा आएंगे। तो कैसे आप देख रहे हैं पूरा सिनारियो को? देखिए, कंजम्पशन में मैं कहूँगा कि ऐसी नहीं कि पूरी खबर बुरी है। आप देख लीजिए कि हाई वैल्यू कंजम्पशन ज़बरदस्त बढ़ रही है। हाई वैल्यू होम्स या रियल एस्टेट का बिक्री बहुत तेज़ी से हो रहा है। ऑटो के नंबर्स आपने देखे, ऑटो भी मैं कंजम्पशन में ही मानता हूँ। ऑटो के नंबर्स भी आपको करीबन 35 टू 40% का ईपीएस ग्रोथ देखा है आप ऑटो कंपनीज में, यानी कार के लिए अभी भी डिमांड बढ़ रहा है। तो हाई वैल्यू सेगमेंट में और जीएसटी की कलेक्शन जो बढ़ गई है वो ज्यादातर हाई वैल्यू जीएसटी आइटम्स के कारण ही बढ़ी है। तो हाई वैल्यू कंजम्पशन यानी अपर मिडिल क्लास और एचएनआई की कंजम्पशन में कोई कमी नहीं है। क्या है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और जो पुअरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, वहां पे आपको कंज्यूमर स्टेपल्स में उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उधर पैसे का ट्रिकल डाउन इफेक्ट उतना नहीं है, क्योंकि सैलरी इंक्रीसेस तो बहुत बढ़िया डबल डिजिट सैलरी इंक्रीसेस भी हो रही है, तो पैसा भी हाथ में है। और आरबीआई का आने वाले दिन के लिए आप आरबीआई की कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे देखिए, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि हम ज्यादा खर्चा करने वाले हैं आने वाले दिन में। तो मेरे ख्याल में ये एक फिनोमिनन था जनवरी फरवरी मार्च के पीरियड में, ज्यादा कंजम्पशन नहीं, बट ये समर के नंबर्स में एसी रेफ्रिजरेटर्स के डिमांड भी मैं देखते हुए दिख रहा हूँ, नंबर वन। नंबर टू, जैसे मैंने जिक्र किया था उस बात के ऊपर कि गवर्नमेंट की भी थोड़ी अभी कंजम्पशन की ओर ध्यान जाएंगी अवे फ्रॉम कैपेक्स। लॉन्ग टर्म में लिए ये शायद अच्छा नहीं होगा, मगर शॉर्ट टर्म के लिए ये मनी फैलाएगा इकोनॉमी में, और इलेक्शन के टाइम में वो कहता है कि कैश सर्कुलेशन ऑलवेज बढ़ता है, तो कंजम्पशन के लिए एक वो बूस्ट वहां से भी आएगा। तो एक समर का इफेक्ट मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ। सेकंड, गवर्नमेंट का भी खर्चा बढ़ते हुए देख रहा है, तो अल्टीमेटली कंजम्पशन में ट्रांसलेट होगी। और तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की कोशिश है एक तरफ हाउसिंग और रियल एस्टेट को सपोर्ट देना और कंस्ट्रक्शन सेक्टर उसके अंदर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बहुत बड़ा इलेक्शन का मुद्दा है। तो जैसे ही गवर्नमेंट उसको ज्यादा सॉफ्ट देती है और कंस्ट्रक्शन और उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली एक लोगों के हाथ में पैसा भी आएगा और कंजम्पशन बढ़ेगा। फाइनल चीज, मैं थोड़े पॉजिटिव भी हूँ कंजम्पशन के बारे में, क्योंकि अब आरबीआई का रेट हाइक सामने नहीं दिख रहा है, बिकॉज फिजिकल सिचुएशन कंफर्टेबल है, इन्फ्लेशन भी एक स्टेबल सिचुएशन में है, अब तक की मॉनसून की खबर ठीक है। तो आरबीआई अगर पॉज मोड में जा रहा है तो ईएमआईस नहीं बढ़ेंगे ना, तो फिर वो भी एक कंजम्पशन के लिए एक सपोर्टिव चीज होगी। तो मैं ये क्वार्टर के नंबर को एक थोड़ा एक्सेप्शन समझता हूँ। आने वाले दिन में जैसे ही ये क्वार्टर समर और अगले क्वार्टर फेस्टिवल सीजन गणेश चतुर्थी शुरू होगी, मैं कंजम्पशन को वापस बाउंस बैक करते हुए देख रहा हूँ। तो एक पॉजिटिविटी कंजम्पशन के ऊपर रिटेन करना जरूरी। और एक दूसरी पॉजिटिव जो रिपोर्ट में बात मैंने पढ़ी वो है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों में अभी एक अपमूव आ रहा है, लेकिन ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में लीड कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर से। वो भी एक दिखा रहा है कि कितना पार्टिसिपेशन अभी ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी में सब सेक्टर्स की बन रही है। ये सब पॉइंट्स देखते हुए आपको क्या लगता है कि अभी हमको कौन से ऐसे सेक्टर्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए निवेश के लिए? देखिए, सिंपल एक फर्स्ट रूल आपको रखना चाहिए कि डोमेस्टिक सेक्टर के ऊपर फोकस करना है, एक्सपोर्ट से सावधान रहिए, क्योंकि बाहर का माहौल ठीक नहीं है, और कब ठीक होगा ये सब आने वाले दिन की बात है। तो डोमेस्टिक फोकस मैंने खाली मैं एक्सपोर्ट्स की नहीं बात कर रहा हूँ, उसमें डोमेस्टिक सेक्टर होंगे मगर उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा। जैसे मेटल्स की, मेटल ज्यादातर हम लोग सप्लाई करते हैं, मगर प्राइस उसका लंदन मेटल एक्सचेंज में डिसाइड होता है, और उस पर दबाव दिख रहा है क्योंकि वर्ल्ड में स्लो डाउन आ रही है, तो मेटल प्राइसेस दबाव में होंगे, तो मेटल कंपनियों की भी हालत ठीक नहीं होगी। तो मैं कहूंगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और ग्लोबल सिक्लिकल्स जैसे मेटल्स है, उनसे आप थोड़ा सावधान रहेंगे। तो फोकस फिर डोमेस्टिक ओरिएंटेड में होगा। तो सबसे अहम चीज है कि आपको सेफ्टी चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए। तो बैंकिंग सेक्टर एक नॉन फीचर है जहाँ पे बैंक्स को क्रेडिट ग्रोथ तेजी से बढ़ रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ
उतना नहीं बढ़ रहा है तो नेचुरली कॉर्पोरेट्स को वो अपना रेट हाइक पास ऑन कर सकती है। तो एक बैंकिंग के लिए मैं अच्छा माहौल देख रहा हूँ, कंटिन्यूइंग है, मगर वो सरप्राइज नहीं है, इसलिए मैं सेफ्टी कह रहा हूँ उसको, क्योंकि जो चीज सरप्राइज दी जाती है उसमें आपको ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। बैंकिंग सेफ अच्छा बेट होगा। सेकंड, जैसे मैंने कहा अभी कंजम्पशन के नंबर उतने अच्छे नहीं आए थे, तो वहां पे थोड़ी वैल्यूएशन करेक्शन हो सकती है शॉर्ट टर्म में, मगर एक थोड़ी मीडियम टर्म में कंजम्पशन के पिकअप आते वक्त मैं देख रहा हूं कि उनकी वैल्यूएशंस भी एक्सपैंड होकर आपको ईपीएस ग्रोथ भी अच्छा दिखेगा। तो कंजम्पशन। तीसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ है कि अब जो न्यूज फैला हुआ है कि प्राइवेट कैपेक्स, गवर्नमेंट कैपेक्स और पीएलआई का कैपेक्स, उसके कारण उसके वैल्यूएशंस बढ़ गए थोड़े। तो थोड़े दिन के लिए मैं समझूंगा कुछ एक पॉज होगा उस इंफ्रा रिलेटेड पैक में, स्पेशली देखिए सीमेंट में थोड़ा एक्सेस कैपेसिटी की सिचुएशन आ रही है, तो उधर थोड़ा सावधान रहूंगा मैं शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अब खाली ऑर्डर बुक के एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे ये वैल्यूएशंस बढ़े हैं। अब स्टेज 2 में ये ऑर्डर कंफर्म होना चाहिए, फिर ऑर्डर कंफर्म होने के बाद उसको एग्जीक्यूट करके फिर ईपीएस में देखेगा। तो कुछ दिनों के लिए आपको ये ओवरऑल इंफ्रा पैक थोड़ा वैल्यूएशन में थोड़ा रिच लगेगा, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि 3 to 5 ईयर टाइम फ्रेम में आपकी एक्चुअल एक्सिक्यूशन और ईपीएस जो आएगी 1 साल 1.5 साल के बाद, वो नंबर्स बेहतर ही आएंगे मार्केट की उम्मीद से। तो मेरे ख्याल में उसमें भी वेल्थ क्रिएशन एक मीडियम टर्म में बन सकता है, मगर वो बहुत शॉर्ट टर्म में आप उसके ऊपर ज्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि द फ्यूचर जो ग्रोथ है उधर वो ऑलरेडी दाम में दिख रहा है। तो ये मेरी मेरी सलाह होगी इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल। हम्म। आपने वो कहा कि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट जो होगा वहाँ एक हम ज़्यादा आप मूव देख रहे हैं, कौन से ऐसे आप सरप्राइजिंग एरिया देख रहे हैं कि वहाँ जहाँ हमें सरप्राइजेस मिल सकते हैं? वो मैं कहना जरा मुश्किल होगा ना, हाँ, क्योंकि जो सरप्राइज है उसको सरप्राइज ही रहने दीजिए। मैं हाँ, लेकिन अभी ऐसे कुछ कोई सेक्टर्स आप दूर से देख रहे हैं जिसमें हमें एक पॉजिटिव दिख रही है आपको? देखिए, मैं थोड़ा हेसिटेट करूंगा वो बताने के लिए कि ये सब इंडिविजुअल फंड में की एक जी। एक्सपेक्टेशन होती है, तो बाहर बता दिया तो फिर सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहता है ना। हाँ तो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए हमें भी पैसा बनाना चाहिए, जी। तो सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने दीजिए ना। मैं बहुत उसमें ज्यादा विश्लेषण नहीं देना हाँ, अगर आप बताते तो हम भी आपके बोट में बैठ जाते, इसलिए मैंने पूछा। पर एनी विच वेज, अभी जैसे हम सिनारियो देख रहे हैं सुनील जी कि एकदम पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, और जब भी चॉइस बहुत ज़्यादा होता है तो भी कंफ्यूजन होता है कि कहाँ करे कहाँ ना करे। वैल्यूएशन एक करेक्शन होता है, एक टाइम करेक्शन होता है, और फिर हमको फोमो भी नहीं होना चाहिए कि इसमें हम रह गए। तो कैसे कैसे अभी निवेश की स्ट्रैटेजी बनाएं जैसे हम चूज एंड पिक करके एक पूरा ब्लॉसम्ड आउट उसका फ्रूट देख सकते हैं आफ्टरवर्ड्स? मेरे ख्याल में सिंपल आंसर है, जिसका रिस्क प्रोफाइल अग्रेसिव है, तो मैं कहूंगा कि मल्टी कैप फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप। क्योंकि इनमें क्या होता है कि कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप, कुछ स्मॉल कैप, तीनों में एक्सपोजर होता है। तो अब इकोनॉमी में मेरे ख्याल में आप देखेंगे तो ये एफआईएस, अगर तेल का दाम गिरता है तो एफआईएस की वापसी के कारण लार्ज कैप को इनिशियली सपोर्ट मिलेगा, मगर वो लार्ज कैप एफआईएस खरीदने के लिए आएंगे तो फंड, डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स, चाहे वो इंश्योरेंस वाले हो या एएमसी वाले हो, वो अपने लार्ज कैप स्टॉक्स को उधर बेचेंगे और उस कैश को लेकर वो मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में रीअलोकेट करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक लार्ज कैप का रैली विल बी फॉलोड बाय मिड एंड स्मॉल कैप। कब ये टाइमिंग में ये लीडरशिप शिफ्ट होगा ये कहना थोड़ा अनसर्टन होगा, मगर फंड मैनेजर के हाथ में छोड़ने से बेहतर होगा। तो मल्टी कैप और लार्ज एंड मिड कैप ऐसे सेगमेंट आप निवेश करेंगे तो इनिशियल लार्ज कैप का अपूर्व का भी बेनिफिट मिलेगा, और जैसे ही लीडरशिप मिडिल स्मॉल कैप को शिफ्ट होती है आप कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टेड रहेंगे उस क्षेत्र में, आपके लिए इंडिविजुअली रियलोकेट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप फंड्स में आप निवेश करेंगे, थोड़ा एग्रेसिव मेंटालिटी, प्योर इक्विटी, और थोड़े कंजर्वेटिव है तो बैलेंस एडवांटेज डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड जो है, जो करीबन 40 to 60% इक्विटी में रखती है और बैलेंस को डेट में रखती है, तो उसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको भी दिखेगा इन टर्म्स ऑफ द रिस्क कम होगा, मगर ग्रोथ भी आपको हाथ में हासिल हो सकता है। तो मैं बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी को भी रेकमेंड करूंगा। और जिनका रिस्क प्रोफाइल बहुत कंजर्वेटिव है, यानी जो पहले डेट फंड्स में निवेश करते थे, अब वो टैक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया गया तो अभी डेट के बारे में सोच रहे, तो इक्विटी सेविंग्स फंड एक कैटेगरी है जो करीबन 30 to 50% इक्विटी, फिर आर्बिट्राज में थोड़ा बहुत 30% और 30% डेट,
तीन एसेट क्लास में निवेश करके वो वॉलेटिलिटी को बहुत कम कराती है, एट द सेम टाइम एक फिक्स्ड डिपॉजिट प्लस रिटर्न देने की कोशिश करती है। तो थोड़े कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले इन्वेस्टर्स को मैं इक्विटी सेविंग सेगमेंट को रेकमेंड करूंगा। तो टू समराइज, अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप, थोड़े मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए बैलेंस एडवांटेज या डायनामिक एसेट एलोकेशन, और थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए मैं इक्विटी सेविंग्स। इनमें आप निवेश करेंगे तो आपको एक अच्छा इकोनॉमी का ग्रोथ बट रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप जो भी आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन है उसको मॉडरेट करके आप इन तीनों में निवेश कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन एक फाइनल क्वेश्चन सर, अभी हम जब भी देख रहे हैं तो ब्रॉडर मार्केट्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और आपने भी आपके फंड्स सजेस्ट किए हैं, उसमें क्या लगता है कि मिड कैप सेगमेंट से क्या आपको लगता है स्मॉल कैप सेगमेंट ज़्यादा एक मूवमेंट पे है, कि दोनों में हमको कितना प्रतिशत अपना निवेश करना चाहिए अपना टोटल पोर्टफोलियो का? देखिए, मैं कहूँगा कि अब एक अलोकेशन होगा, शायद 1 साल 1.5 साल के बाद दूसरा होगा। मैं आपके लिए 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप रेकमेंड करूंगा। और अगर एक अग्रेसिव माइंडसेट वाले इन्वेस्टर को, और अगर आप उसको 1 साल के बाद देखेंगे तो मैं लार्ज कैप को 30% करा के 40% मिड कैप, 30% स्मॉल कैप में शिफ्ट करूंगा। तो ये आज 50-30-20, 1 साल 1.5 साल के बाद 30-40-30। सेकेंड चीज मैं कहूंगा कि बिटवीन मिड एंड स्मॉल कैप मैं इनिशियल रैली लार्ज कैप के बाद मिड कैप में देख रहा हूं। तो आपका एक 18-24 मंथ आउटलुक है तो मिड कैप बेस्ट परफॉर्मिंग रहेगी। 3 to 5 years होगा तो स्मॉल कैप रहेगी, क्योंकि उसमें सिक्लिकलिटी है, तो 3 to 5 years में सामने आपको अच्छी रिटर्न दे सकती है। मगर 5 years प्लस के बाद आपकी है तो मैं वापस मिड कैप ही रेकमेंड करूंगा। तो 18 to 24 को मिड कैप और 5 to 10 years को मिड कैप, और बीच में एक 3 to 5 year पीरियड के लिए स्मॉल कैप, बिकॉज स्मॉल कैप पर सिक्लिकलिटी के कारण 3 to 5 years में बढ़ेगी और 5 to 10 years से शायद वापस गिरेगी, क्योंकि वो डोमेस्टिक इकोनॉमी की के साथ बहुत जुड़ी हुई रहती है। तो इसीलिए मैं आपके टाइम फ्रेम भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। आप लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए कर रहे हैं तो मैं आंख खोल बंद करके आप मिड कैप में निवेश कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट आप का एक एडवांटेज उठाना की जरूरत है, क्योंकि आज स्मॉल कैप इंडेक्स भी थोड़ा डिस्काउंट में चल रहा है लार्ज कैप के। तो फिर आप एक 3 to 5 years टाइम फ्रेम रख के स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। मगर जब आपकी जो रिटर्न की कोशिश है, जो भी गोल आप सेट कर रहे हैं आपको, जब वो हासिल हो जाता है तो आपको एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि में मिस हो जाता है। बहुत इन्वेस्टर्स एब्सोल्युटली जी चलते नहीं है सही वक्त पे। तो ऑफ